प्रचारक ना कोई कद है ना कोई पद है। मैं चुनाव आयोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि जनता अंत में सबसे ऊंची है। आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना, मगर कमलनाथ ने ये जताया कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में पिट चुकी है। ये उनका अनुभव कह रहा है। मैं जानता हूं क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू कर दिया। कमलनाथ के बीजेपी के पिटे जाने वाले बयान पर सीएम शिवराज ने जोरदार पलटवार किया और कमलनाथ को नसीहत दी कि अब तो वो अहंकार छोड़ दे। उनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा। उनकी नज़रों में बाकी सब गलत है। उनकी नज़रों में उनके नेता राहुल गांधी भी गलत है, उन्हें कोई समझा देता है। उनकी नज़रों में चुनाव आयोग गलत है, उनकी नज़रों में कर्मचारी अधिकारी गलत है। तो सही कौन है? संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हुए आपको लज्जा नहीं आती? ये तो हुई बयानबाजी, मगर कांग्रेस मसले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है। जो याचिका कांग्रेस की तरफ से दायर की गई उसमें 2-3 बिंदु शामिल किए गए हैं। मसलन जिस आइटम वाले मामले पर कमलनाथ जवाब दे चुके, आयोग उन्हें हिदायत दे चुका, फिर क्यों आयोग ने ये फैसला किया? बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? आयोग को स्टार प्रचारक के बारे में फैसला लेने का क्या अधिकार है? कमलनाथ को नोटिस दिए बगैर एक तरफा कार्रवाई कैसे की गई? कांग्रेस का यहां तक कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में बोला नहीं जाएगा तो फिर चुनाव कैसा? इलेक्शन में कुछ इन्वेंडोज होंगे। क्या ट्रंप नहीं कर रहे हैं? क्या जो बिडेन नहीं कर रहे हैं? क्या यूके में नहीं होता है? अरे वर्ल्ड में होता है भाई। तो अगर मजाक नहीं बनाएंगे, कुछ हंसी मजाक नहीं होगा बोलने बालने में, तो इलेक्शन किस बात का? आप इलेक्शन को फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अब ये फेस्टिवल है। चुनाव भी एक प्रकार से पब्लिक डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल को होने तो दो। कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है। चुनाव आयोग ने आपकी आवाज तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इस देश के अंदर किसी ने आवाज निकाली या आपके खिलाफ लिखा तो इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके लोगों को 19 महीने जेल के अंदर डाल दिया था, जिसके प्रमुख रणनीतिकार कमलनाथ जी आप भी थे। इसलिए आपके कोई अधिकार नहीं है एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा करने। दिन भर की सियासी गहमा गहमी और बयानबाजी के बीच शाम को बीजेपी फिर चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंची। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से 3 शिकायतें की। देवास के हाट पिपलिया और आगर विधानसभा में उन्होंने उसी रूप में प्रचार किया है। हेलीकॉप्टर से भी गए, उन्हीं साधनों का इस्तेमाल किया, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल किया। मुख्य अतिथि की भूमिका में उन्होंने वहां प्रचार किया। इसको लेकर के हमने ये शिकायत की है कि वहां के डीएम से रिपोर्ट मांगी जाए कि वो जब विमुक्त कर दिए गए थे, इसके बाद भी उस भूमिका में वो कैसे रहे। बतौर स्टार प्रचारक नहीं मगर प्रचारक के तौर पर कमलनाथ ने शनिवार को आगर और हाट पिपलियाए में सभाएं ली। चुनाव के आखिरी दौर में सामने आए इस मसले ने सियासी जंग तेज कर दी है और नेताओं को एक दूसरे पर हमला करने का मौका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है स्टार वॉर आर पार। बिल्कुल, अब आर पार की जंग के लिए मध्य प्रदेश तैयार है, क्योंकि ये जंग वाकई आर पार की जंग है। क्योंकि इस जंग से मुस्तकबिल और भविष्य तय होगा। मध्य प्रदेश में जो गाड़ी है लोकतंत्र की, क्या वो राजनीतिक स्थायित्व रूपी अपने स्टेशन पर पहुंचेगी? दोनों ही दलों का दावा है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, उसका शुरू से ये दावा रहा है कि हम सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार को और मजबूत करने के लिए इस चुनाव में गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो इस चुनाव के जरिए फिर से अपनी उस पोजीशनिंग को हासिल करेगी जो उसका आरोप है कि बीजेपी ने जबरन प्रलोभन से उससे छीन ली। और हमने ये देखा कि 2018 के उपचुनाव में भी इतना स्टार वॉर नहीं हुआ था।
सितारों का ऐसा युद्ध हमने नहीं देखा था जैसा हमने 2020 के इस बाय इलेक्शन में देखा है। ये बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश एक अद्भुत जंग लड़ रहा है, राजनीतिक सियासी जंग लड़ रहा है, और इस जंग में अपना सब कुछ झोंक दिया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस का वो वेटरन लीडर, वो वरिष्ठ नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी को एक तरह से इस बाय इलेक्शन में दांव पर लगा दिया है, और नाम है कमलनाथ। आज बात करेंगे एक बार फिर, जबकि हम मुहाने पर खड़े हैं प्रचार बंद होने के, और कल इसी समय रविवार को शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, और 3 तारीख को मतदाता अपना मन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर देंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर। राहुल कोठारी जी हैं जो इस चुनाव में अहम भूमिका बीजेपी के लिए अदा कर रहे हैं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। पर्दे के पीछे क्या भूमिका है ये मैं नहीं बता सकता, राहुल जी भी शायद नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन पर्दे के सामने प्रवक्ता की भूमिका पूरी दमदारी से निभाते रहेंगे। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। और साथ ही अब्बास हफीज साहब हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता पार्टी के लिए, और वो भी अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी बहुत मजबूती से निभाते रहें। सबसे पहले दिनेश जी से आगाज करते हैं। सर बताइए हमें कि अब जबकि हम बिल्कुल उस दरवाजे पे पहुंच गए हैं जिसको विवेक तनखा जी कह रहे थे कि इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, दिवाली की तरह, जिसको हम चुनाव कहते हैं, और इस चुनाव में मध्य प्रदेश में बहुत सारे राजनेताओं के, कांग्रेस और बीजेपी के, बहुत सारे से मेरा आशय 4 या 5 है, उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में भी एक मजबूत राय उनकी पार्टी में भी बनेगी और जनता में भी बनेगी। किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल शरद जी, ये तो सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है ये, लेकिन ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि जो 5 साला चुनाव होते हैं वो उस चुनाव की फिजा कुछ अलग होती है। इस बार की जो उपचुनाव की फिजा है वो हम देख रहे हैं कि इसमें व्यंग्यवाण भी है, कटुता भी है, जो जितनी चीज़ें नहीं होना चाहिए थी वो सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। आपने जब 2018 के विधानसभा उपचुनाव का जिक्र कर रहे थे तो वो उपचुनाव ऐसे थे जिसमें सरकार की मजबूती या स्थायित्व का कोई सवाल नहीं था उसमें। ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये तो जो है इस सरकार के लिए ही लड़ा जा रहा है ये, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चुनाव मध्य प्रदेश में कभी हुआ नहीं है कि जो है आप एक सरकार इस पर दांव पे लग जाए, और एक एक सीट महत्वपूर्ण है। तो जब सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो सीमाएं भी कई बार हम देखते हैं कि लांघ ली जाती है। तो क्योंकि जब भविष्य का सवाल होता है, जिन स्टार्स की बात है उनके भविष्य का सवाल होता है, तो निश्चित तौर पर वो सीमा लांघने में परहेज नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये जो है कई मायनों में आप इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इतिहास में दर्ज होने वाला चुनाव है, और शायद ये चुनाव कुछ राजनेताओं के भविष्य को भी इतिहास में या तो एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह चमकाएगा, और या फिर उनको इतिहास की उस कोठरी में बंद कर देगा उनके भविष्य को, जहां बहुत सारी चीज़ें पहले भी जाकर बंद हो चुकी हैं। और सफलता असफलता का यही खेल निराला होता है, और ये राजनीति में ही नहीं, समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी जगह ये इक्वली अपना रोल अदा करता है। बहुत स्वागत अब्बास हफीज साहब आपका एक बार फिर। राहुल जी, आपकी एक टिप्पणी, लगातार गतिविधियां चल रही हैं, और मैं सच कहूं तो इतना रोमांचक मुकाबला मैं भी काफ़ी दिनों के बाद देख रहा हूं, जहां दोनों ही पार्टियां, कितना रोमांचक होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन चुनाव के पहले के मैं रोमांच की बात कर रहा हूं कि दोनों ही दलों ने, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से आपने भी और विवेक तनखा जी ने भी लोकतंत्र के पर्व की बात की, लेकिन हम भारत जो है संस्कारों का देश है, और भारत के संस्कारों में जिस तरीके से सांस्कृतिक विरासत और अपने शब्दों की मर्यादा होती है उसका भी अगर ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है पर्व का महत्व और बढ़ सकता था। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बिलो द बेल्ट भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना शुरू किए, कभी रावण कहना, कभी कंस मामा कहना, कभी किस तरह की भाषा लगातार हम देख रहे हैं। रोज अमर्यादा जो है लगातार
हावी होती जा रही थी। और कमलनाथ जी जो इतने वरिष्ठ राजनेता हैं अपने आप में, उन्होंने किस अमानवीय टिप्पणी को जो इमरती देवी पर करी थी, उसको कल रात तक भी ये बोलने का प्रयास किया था कि जनता तो ताली बजा रही थी, चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है। अब ऐसी व्यक्ति अगर कोई इस तरह की बात करेगा और लगातार उसके बाद आज उनके नेता जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कोई चुन्नू मुन्नू कह रहा है, कोई कह रहा है माँ का दूध पिया हो तो सामने आकर रोक लें, मुझे लगता है इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है और वो प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे थे। ये पूरा मामला जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के आधार पर है, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं नेपथ्य में जाना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि लगातार कमलनाथ जी को इस बात को जानना चाहिए था कि कमलनाथ जी केवल कमलनाथ नहीं है, केवल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप निश्चित रूप से सारे आपके प्रचारकों को घर बैठा दीजिए, आप अकेले चुनाव प्रचार करिए, लेकिन आपकी भाषा की सीमा लांघी जा रही थी और आपके साथ में मिलकर जिस तरीके से प्रमोद कृष्णन से लेकर बाकी लोग इस पूरे चुनाव को बिगाड़ने का काम कर रहे थे और विशेषकर दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जो लगातार आज भी इस बात को कह रहे थे कि सिंधिया जी के हाथ में कौन सा साबुन है जिसमें शिवराज जी के खून से रंगे हाथ जो है धो दिए। मुझे लगता है ऐसी भाषा इस चुनाव में उपयोग हुई, किसी ने सोचा नहीं था। निश्चित रूप से संयम सब तरफ से रखा जाना चाहिए, मैं इसमें पार्टी विशेष के मामले की बात कहने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव पटरी से उतारा था उसमें चुनाव आयोग ने जो दखल दिया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। और स्टार जो है अपने आप में उनके लिए कोई महत्व नहीं रखा था होगा, लेकिन जिस तरीके से उनका दर्जा छीना गया, ये अपने आप में नजीर बनेगा इस भारतवर्ष के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो है संविधान से बढ़कर नहीं है, चुनाव आयोग से बढ़कर नहीं है। और आगे भी अगर वो नहीं समझे तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में चुनाव लड़ने पर भी उन पर रोक लगा दी जाए। हफीज साहब, ये बातें आपने सुनी, आपके साथी युवा मित्र ने जो बातें कही हैं, और ये एक ऐसा चुनाव रहा है जिसमें कमल यानी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा जिक्र कमलनाथ किया है, यानी कमल ने कमल का ही जिक्र किया है। और कमल यानी बीजेपी का ये भी आरोप है कि कमलनाथ जी ने उनका सो कॉल्ड एक्ट ऐसा रहा है कि हम कैसे जिक्र उनका न करें। और ये भी आरोप है बीजेपी का कि चुनाव की तमाम मर्यादाओं को, गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम भी हुआ। बहरहाल ये तो तमाम चीज़ें हैं जो चली रही हैं। आप पूरे इलेक्शन को, जबकि अब हम वोटिंग के बिल्कुल अनकरीब खड़े हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, कमल की बात हुई तो कमल पटेल जी की बात भी करनी चाहिए। शरद जी, हमारे मित्र राहुल कोठारी जी कह रहे थे कि महिला पे ऐसी टिप्पणी वैसी टिप्पणी, वो भूल गए कि उन महिला ने उनके कमलनाथ जी के घर की महिलाओं पे क्या टिप्पणी की थी, जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये दुखद है और बहुत ही अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राहुल कोठारी जी जैसे राष्ट्रीय युवा नेता, जिनको मैं कहता हूँ, मानता हूँ, वो इस तरह से सेलेक्टिव अपना जो है चॉइस जो है चूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, सेलेक्टिव पिकिंग कहेंगे इसको कि साहब हम बस ये दिखा दें। इमरती देवी जी ने क्या कहा कि इनकी माँ, इनकी बहन कैसी, और बंगाली तो होते ही ऐसे हैं, और ये सारी बात। कमल पटेल जी की बात जो मैं करना चाहता था, कमल पटेल जी ने कहा कुएं के मेंढक, और वो सारी बातें जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। बिसाऊ लाल जी ने तो अपशब्दों की एक माला पे रोदी पूरी की पूरी। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार जो प्रत्याशी हैं या स्टार मंत्री हैं, उन्होंने किन भाषा का इस्तेमाल किया है हम और आप यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके चैनल को परिवार देखते हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर के भी। इस तरह के अपशब्द बोले कि आज हम अपनी शिकायत में उनको लिख भी नहीं पाए सही से। जो बिसाऊ लाल जी ने जो मतलब एक ऐसी भाषा, जो भाषा एक सभ्य व्यक्ति छोड़िए, उससे जो कम सभ्य हो उसकी भी नहीं होगी। हमने आज 12 ऐसी शिकायतें वीडियोस के साथ दी हैं जो कमलनाथ जी के बयान को ये लेके गए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने खेद प्रकट किया है। जो इतना बड़ा बयान अगर तुलना करेंगे तो शायद नहीं होगा, ऐसे 12 बयानों के ऊपर बीजेपी चुप है। और इसी तरह से पक्षपाती रवैये से जो सरकारी संस्थाओं का काम है, जो कार्यशैली है, वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाहट में लोगों पे, संस्थाओं पे प्रेशर बनाती है, प्रेशर बनाने को मजबूर हो गई है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बिलो द बेल्ट की अगर बात होगी तो बिलो द बेल्ट के अंदर कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उस कीर्तिमान पर अगर चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट भी नहीं देगा। शरद जी, अगर कोई अपने परिवार की चिंता करता है तो शायद ऐसे राजनीतिक दल की भाषा सुन के उनको बहुत ठेस पहुंचेगी। मैं यही कहना चाहूँगा, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जनता यहाँ है, और जो सिद्धांत है मध्य प्रदेश के, उनको ठेस पहुँचाने का काम भाजपा ने किया है। भाजपा नज़रअंदाज नहीं कर सकती उस चीज़ को। आपकी बात पे मुझे मोहम्मद हुसैन और उनकी एक बड़ी चर्चित गज़ल है, मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल न पाएंगे। दिनेश जी, चुनाव आएंगे जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। अटल जी ने भी कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हम नज़र आएँ। ये चुनाव, क्या आपको लगता है जिस तरह की चीज़ें हमने बीते 7 महीने में देखी हैं, और कौन सही है कौन गलत है, इसकी सबसे बढ़िया अदालत तो जनता ही है,
जिसके बीच में अब ये चुनाव पहुंच ही गया है। आप किस तरह देखते हैं कि एक तो ये सवाल कि जुबानी जंग के लिए भी ये उपचुनाव 2020 का याद किया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता के बीच में इस जुबानी जंग का कोई इम्पैक्ट होता है? आप किसी के बारे में कितना ख़राब बोल रहे हैं, क्या जनता उस पर असर लेती है, या आपको लगता है कि चुनाव कई बार बदलता है? क्योंकि पहले हमने कुछ मंजर देखे हैं देश में जहां चुनाव को बदलते भी देखा है हमने। शरद जी, आपने अटल जी का जिक्र किया, तो अटल जी को लेकर एक जनमानस में धारणा थी, उनकी जो वाक्पटुता थी या उनकी जो भाषा शैली थी, उसके लोग दीवाने थे, और इसीलिए वो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा लोगों को याद करते हैं। तो लेकिन जब अटल जी जैसी भाषा नहीं होगी तो जनता में उनके जैसा आकर्षण भी नहीं होगा। यदि आप जो है किसी जो भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनका आप सार्वजनिक तौर पर सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो जनता के मानस पर उस नेता के बारे में जो ये शब्द बोल रहा है कोई अच्छी धारणा नहीं छोड़ता है। आप देखिए, जब मार्च के पूरे घटनाक्रम से देखिए कि जब आप एक कोई शब्द लाते हैं कि यदि पार्टी के विधायक दल बदल करते हैं और आप उसको एक विशेष कोई आप टिप्पणी करते हैं कि ये इसके कारण है, तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं ये इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि आप पुरखों पर सवाल उठा रहे थे, पूर्वजों पर उठा रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा लोगों को उसमें जो है थोड़ा सा बेचैनी हुई कि किस तरह की राजनीति हो रही। और अब हम देख रहे हैं कि आप जो है कृष्णन जी ने किस तरह से भाषा का उपयोग किया, ये जो है चुनाव की भाषा नहीं है। ये जो मेरे ख्याल से कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होता है जो अब हो रही है। तो जनता ये भी देखती है कि ये जो नेता हैं जिनको हमें चुनना है वो जो है उनकी भाषा कैसी, जब वो प्रतिनिधि बनेंगे तो ऐसा ना हो फिर वही स्थिति हो कि हमको भी इसी तरह दुत्कार कर भगा दें जैसा कि जो है अभी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका जो परसेप्शन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव में परसेप्शन का ही सब कुछ है। परसेप्शन ही, यानी जो राय बना ली जाती है वो राय बहुत अहम रोल अदा करेगी। कोठारी साहब, जब आपकी भाषा पटरी उससे उतरती है तो उसके पीछे जो 2-3 मनोभाव होते हैं वो बड़े जिम्मेदार होते हैं। खीज, निराशा, कुंठा, या फिर कहीं बहुत प्रतिस्पर्धा या चिढ़ या नाराज़गी का एक गहरा भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सारी चीज़ें आपकी भाषा को नष्ट करती हैं। और जिसको अपने भुजबल पर विश्वास होता है, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा होता है, वो एक संतुलन और भरोसे की भाषा के साथ ही जनता के बीच जाता है। ये सही बात है कि आज किसी भी पार्टी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उसकी भाषा में ये सामर्थ्य नज़र आता है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने भी इस पूरे चुनाव में एक कूल अपना कायम रखा है और वो बहुत संयम के साथ मैदान में उतरी? बहुत ईमानदारी से जवाब चाहूँगा आपसे। नहीं शरद जी, निश्चित रूप से जब आपके समक्ष बैठना होता है तो हम लोग प्रयास भी करते हैं कि ईमानदारी वैसे ही बरतें जैसे राजनीतिक में शुद्धता की हम लोग बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जिस तरह की ये बातें आती हैं कि जो माहौल होता है उसके हिसाब से कभी कभी प्रचलन में आ जाता है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब चुनाव में पार्टियां सामने आती हैं और सामने आने के बाद उनको लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई किए हुए कार्य नहीं है, तो फिर उस तरह के वाक्य करके, उस तरह के स्टेटमेंट्स देके एक माहौल को पूरी तरीके से मोड़ने तोड़ने का प्रयास किया जाता है। और ये काम अभी से नहीं चल रहा है। अब मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लूंगा तो मेरे मित्र को बुरा लगेगा, लेकिन जिस तरीके से भ्रमजाल फैलाने का इनका पुराना इतिहास रहा है वो लगातार आज भी कायम है। इनकी बड़ी पुरानी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, और ये सारी वो लगातार आज भी उनके साथ कायम है कि किसी भी तरीके से अब चुनाव में आप देख रहे हैं जब 3-4 दिन शेष हैं किस तरह से इनके सारे बयानवीर सड़क पर उतर आए। उमंग सिंगार को आप जानते हैं कि किस तरीके का उनका चरित्र था। दिग्विजय सिंह के बारे में क्या बोलते थे, आज उनको रातों रात 50 करोड़ याद आ गए, सिंधिया जी का मंत्री पद का ऑफर याद आ जाता है। तो ये जो प्लानिंग इनकी है ना, ये इस मामले में मास्टर लोग हैं, निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गलत प्रदेश में इस बात का प्रयोग कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और वो कौन सा काम कर सकती है और कौन सा नहीं कर सकती है। इनको चुनाव आयोग में बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। अभी तक चुनाव आयोग ने पिछले 15 दिन के अगर आप उठा के देखेंगे तो कांग्रेस की अनुशंसा पे, कांग्रेस की शिकायत पर दर्जनों अफसरों को इधर से उधर उठा दिया, लेकिन उस समय इनको चुनाव आयोग बुरा नहीं लगा। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू करने की जो आदत कांग्रेस पार्टी की बन गई है, ये ठीक नहीं है। संवैधानिक एजेंसियां भारत के विश्वास का प्रतीक है, हमारे संवैधानिक व्यवस्था का प्रतीक है। उनका इस तरीके से उनके खिलाफ बोलकर, अपना आचरण दिखाकर मुझे लगता है कोई सुखी नहीं रह पाएगा। और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक अच्छा माहौल चुनाव का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी आज हमारे विज्ञापन जारी हो या कोई बात हो, हम लोग यही प्रयास करेंगे कि विकास की बात ही होना चाहिए और वही मुख्य मुद्दा चुनाव में होना चाहिए।
हफीज साहब, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये बीजेपी का आरोप है कि जी अगर बोलिए। कैलाश जी के बयान को हम मीठा मीठा मान लें कि मानसिक रूप से दरिंदे हैं कमलनाथ जी, तो मुझे बड़ी हैरत है। ये मीठा मीठा होगा तो हम बिल्कुल गप गप कर जाते। अगर वीडी शर्मा जी के इस बयान को जो राहुल जी ने अभी कहा भ्रम जाल, उसके ऊपर उन्होंने कहा था भ्रम जाल फैलाने वाले बदमाश हैं दिग्विजय सिंह जी, ये वीडी शर्मा जी का बयान था जो उन्होंने राजगढ़ के अंदर दिया। इमरती देवी जी कह रही हैं कमलनाथ जी की माता और बहन जो हैं वो आइटम होंगी बंगाल की, ये बंगाल के आदमी होते ही ऐसे हैं। बंगाल के विषय के अंदर कैलाश जी क्या टिप्पणी करेंगे, उनसे पूछना चाहिए, वहां रह के आए। अगर ये मीठा मीठा है तो भाई गप गप कर लेते इसको भी। अगर हमारी चीजें दिख रही हैं तो इतनी बड़ी चीजें मैं फिर कहूंगा नहीं दिख रही हैं इनको। शिवराज जी के इन्होंने कहा राहुल जी ने कि रावण की बात आ गई। रावण का किसने कहा था? शिवराज जी ने कहा था ये कमलनाथ जी रावण जैसे हैं। मैं आपको बयान पढ़ के सुना सकता हूं। ऐसी एक लंबी सूची है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना कुछ नहीं दिखता शरद जी। इनको जो दिखता है वो बड़ा करके दिखाने का इनका काम होता है। अगर चुनाव आयोग की बात यहां पर आई, अगर चुनाव आयोग ने दर्जनों भर ट्रांसफर्स किए तो राहुल जी को मानना चाहिए कि इनकी सरकार ने गलत पोस्टिंग की थी वहां पर जो रद्द हुए, और ट्रांसफर महाउद्योग की बात भी सही साबित होती है यहाँ। ये आज भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, क्योंकि जनता समझदार है। जनता ये देख चुकी है कि जनता इतने बड़े कोरोना महामारी का शिकार जिसकी वजह से हुई, क्या उसको चुन लेगी वापस? लॉकडाउन में देरी की गई सिर्फ इसलिए कि मध्य प्रदेश में सरकार बना ली जाए, क्या उसको चुन लिया जाएगा? और हम भी अभी जब चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा किसके ऊपर हो रही है? कमलनाथ जी के बयान के ऊपर हो रही है, लेकिन दर्जन भर बयान जो है उन पे चर्चा नहीं हो रही। ये परसेप्शन मैनेजमेंट की मिसाल है जो बीजेपी ने बार बार, हम तो विकास की बात कर रहे थे, हम तो हमेशा से हमने अपना हिसाब किताब दिया शरद जी। हमने हमारे मुख्यमंत्री जो थे कमलनाथ जी, उन्होंने अपना पूरा 11-12 महीने जो काम करने को मिले उसके हिसाब किताब दिए, विभागवार हिसाब किताब दिया, और जो अतिरिक्त वादे थे वो किए, वचन दिए कि अब ये भी करेंगे। हमारे प्रत्याशियों ने जनता से वादा किया कि इस क्षेत्र में ये परेशानी है, ये कमी है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, और फिर ये गिनाना जनता में जाके, अरे उन्होंने ये कह दिया, ये देखिए हमसे ये कह दिया। हमने जो कहा है वो नहीं बताएंगे आपको। हमारे तो नगीने ऐसे हम लाए हैं जो एक पूरा का पूरा इतिहास रच रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसकी जानकारी आपको नहीं देंगे। जनता समझदार है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, जनता ये निर्णय लेगी। मैं फिर कहूंगा जनता का निर्णय चौंका देने वाला होगा। 28 की 28 सीटें भी अगर कांग्रेस के पाले में आ जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। जनता इतनी इनसे नाराज है। लेकिन उमंग सिंगार जी का जो विषय है उस पर आप इत्तेफाक रखेंगे बहुत कि अच्छा। अभी 3 दिन पहले स्ट्राइक की उन्होंने, इतने दिनों तक वो पीछे रहे, चुप रहे। मैं अपनी बात करने में शरद जी ये भूल गया था, राहुल जी ने बंदे को छेड़ा था, और उमंग भाई ने जो बात कही, उमंग सिंगार जी ने जो बात कही है उसके अंदर उनके पास तथ्य हैं। अगर बीजेपी को इतनी ही उससे तकलीफ हुई है तो संस्थाएं, सरकार, सरकारी मशीनरी सब बीजेपी के पास है, करें दर्ज केस। सर थोड़ा पहले रखते तो क्या फायदा, और आप उम्मीद नहीं कर सकते? देखिए जिस वक्त सामने के कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही जो है वो तथ्यों पे बात करता है, जब पूरे तथ्य उसके पास होते हैं तब वो बात करता है। भाजपा की तरह ईरान तुरान इस तरह की बातें नहीं करते बिना तथ्यों के, तो हमारी जब तथ्य पूरे होते हैं तो हम बात करते हैं। बीजेपी केस कर दे हमारे ऊपर। देखिए उमंग सिंगार जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 50 करोड़ का अमाउंट सेट हुआ था। मुझे लगता है थोड़े दिन पहले करते तो 45 करोड़ हो सकता था, तो एक आध दिन बाद और करते तो 55 करोड़ हो सकता था। जिस तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से पूरे चुनाव को ले जा रहे हैं और जिस तरीके से निर्बाध गति से ये लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं, और आज दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिस बेशर्मी से हंस रहे थे उनके बयान पे, उनको कहीं ना कहीं बोलते नहीं बन रहा था, उनको अंदर ही अंदर हंसी छूट रही थी, लेकिन फिर भी राजनीतिक मजबूरी के कारण जो है जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी बयान दे रहे थे कि इस पर जांच होनी चाहिए, वही दिग्विजय सिंह जी इस बात का पहले जवाब दें कि जो उन पर माफिया होने का आरोप लगा था उसका आज तक उन्होंने जवाब दिया है। देखिए जवाब दिया राहुल जी, उन्होंने ये कहा है कि मुझ पे केस दर्ज करें और बीजेपी की सरकार है वो मुझके ऊपर, मेरे ऊपर कार्यवाही करे, वो सुमोटो ले सकती है, सुमोटो करे। बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार, आप केस दर्ज करते रहते हैं यहाँ पे लोगों की आवाज को दबाने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का काम उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं, वो सारी चीजें राहुल जी आप केस कीजिए, दर्ज कीजिए। आप एक उमंग सिंगार जी पे केस दर्ज कीजिए कि अगर उनके दावे झूठे हैं, और दूसरा दिग्विजय सिंह जी की बात करने, सरदार पटेल को पूरे याद नहीं उनको। मेरा आपसे एक सवाल है, बयान तक सरदार पटेल के बारे में नहीं आया, दीजिए। क्या आपकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपने विचार प्रकट करेगी वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर? क्या आपने पूछ लिया था संघ से कि हम ये कह दें जिनको पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने? अगर आप चलिए ये विषय नहीं है तो मान जाता आपकी बात को। चलिए अब्बास हफीज साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राहुल कोठारी साहब, शुक्रिया दिनेश जी। तो ये तकरार बता रही है कि हम अब जंग के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, जंग लोकतंत्र की है
और यकीन जानिए कि इन 1 महीनों में या ख़ासतौर से बीते 15 दिनों में आपने जो तकरार देखी है, ये तकरार उसी मैदान जंग तक महदूद है, वहीं तक सीमित है। आपको फिर ये मुस्कुराते चेहरे 3 तारीख के बाद मिलेंगे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे भी, एक दूसरे के साथ बैठकर चाय भी पिएंगे और एक दूसरे से भी पूछेंगे कि मियाँ इतना तल्ख तो नहीं होना था, चुनाव ही तो था, क्यों आप ऐसे हो गए, ये भी कहा जाएगा। और यही हमारे लोकतंत्र की बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़ी ताकत है कि कई बार ऐसा लगता है कि अब तो क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। यकीन जानिए कि बहुत भले लोग हैं हमारे राजनेता। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब किसी प्रभाव में ये चीज़ बोल रहा हूँ। यकीनी तौर पर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बहुत बढ़िया और बेहतरीन लोग हैं। तनाव और दबाव कई बार हमको भी बौखला देता है, स्टूडियो में हम लोग भी चीखने लगते हैं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि आगे सब कुछ भला होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना काल में भी तमाम एहतियात के साथ अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अवश्य करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत सुरक्षा इंतज़ामों के बीच में करें। निर्वाचन आयोग और सरकार ने भी पूरी तैयारी की है अकॉर्डिंग टू निर्वाचन आयोग। तीनों पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।